जोहार साथियों, मैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला जिसको नियमगिरी जजमेंट भी हम कहते हैं और वहाँ डोंगरिया आदिवासी रहते हैं, तो उस जजमेंट और अभी की स्थिति के बारे में इसमें जानकारी साझा कर रहा हूँ। आज भी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अभी तक उस क्षेत्र में वास्तव में नहीं पहुँच पाया है। इस विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को अभी तक सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। वह समुदाय और अपनी आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मामले दर्ज कर रही है। 2013 में वेदांता एल्यूमिना कंपनी द्वारा प्रस्तावित बॉक्साइट खनन के लिए वन भूमि के कन्वर्जन के खिलाफ नियमगिरी, रायगढ़ और कालाहांडी उड़ीसा में के ग्राम सभाओं के अधिकारों को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को एक दशक हो गया लगभग। यह निर्णय सत्ता के विकेंद्रीकरण, जमीनी स्तर के लोकतंत्र और भारतीय संविधान के 5वें अनुसूची वाले क्षेत्रों के तहत जंगल और भूमि पर आदिवासी अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इस निर्णय से नियमगिरी पहाड़ी के शीर्ष पर बॉक्साइट खनन की प्रक्रिया को रोकना पड़ा और परिणाम स्वरूप डोंगरिया कोंड, जो एक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह है, को वहाँ रहना जारी रखने का हक बहाल रहा। हालांकि नियमगिरी पर डोंगरिया कोंड के सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उनकी कठिनाइयां आज भी जारी है। सरकारी सुविधाएं अभी भी बहुत दूर का सपना है और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अनिश्चितता और पुलिस निगरानी तथा हिंसा के मानसिक और भावनात्मक दबाव से जूझना पड़ता है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन या शॉर्ट में OMC और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, जो अब वेदांता लिमिटेड है, कि एक परियोजना के खिलाफ सर्वसहमति से ग्राम सभाओं में मतदान हुआ। यह पड़ोसी लॉन्जिगढ़ में वेदांत एल्यूमिनियम की 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष की एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए नियमगिरी पहाड़ियों से बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए कच्चा माल खनन करना चाहता था, जो 2007 से पहले से चालू थी। गांव का फैसला 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया। अदालत ने कहा कि खनन परियोजना के लिए वन मंजूरी, जिसे 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने वापस ले लिया था, केवल ग्राम सभाओं या क्षेत्र के ग्राम परिषदों की सहमति के बाद ही दी जा सकती है। फैसले ने दशक भर चले आंदोलनों को सही साबित कर दिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी आकृष्ट किया था। यह देखते हुए कि वेदांता लिमिटेड अरबपति अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदांता रिसोर्सेज की एक सहयोगी कंपनी है, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। खनन विरोधी आंदोलनों को 2009 की फिल्म अवतार की लोकप्रियता से भी काफ़ी कुछ मदद मिली थी, जो एक क्रूर खनन निगम के बारे में है, जो मानव प्रजाति के चंद्रमा से एक कीमती खनिज निकालने की कोशिश कर रहा है। उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दूसरी बार ग्राम सभा आयोजित करने के लिए मनाने की कोशिश को 2016 में रद्द कर दिया गया था। उस समय भी डोंगरिया कोंड जनजाति समुदाय ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे खून को नदी की तरफ बहने दो, लेकिन हम खनन की अनुमति नहीं देंगे। डोंगरिया कोंड के अलावा कुंटिया कोंड एक सहयोगी जनजाति और कुछ दलित उन 112 गाँव में रहते हैं जो खनन से प्रभावित हो रहे थे। आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक समय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि नियमगिरी सुरक्षा समिति, जो आंदोलन के केंद्र में थी, की गतिविधियां माओवादियों द्वारा निर्देशित थी, जबकि नियमगिरी सुरक्षा समिति के सदस्यों ने इस आरोप से इनकार किया। हालांकि निकट भविष्य में नियमगिरी पर खनन की संभावनाएं नहीं है। वैसे हालात में वेदांता रिफाइनरी के लिए देश के भीतर और आयात के माध्यम से बॉक्साइट हासिल कर रही है। MMDR एक्ट में 2015 के संशोधन के बाद प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी का रास्ता खुला। हम इस विकास का इंतजार कर रहे हैं और नीलामी शुरू होने के बाद इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, ऐसा वेदांता कंपनी के प्रवक्ता का कहना था। इस बीच वेदांता रिफाइनरी कंपनी को 2 मिलियन टन पर एनम से 6 मिलियन टन पर एनम तक इसकी क्षमता बढ़ाने को मंजूरी मिल गई। भूमि से संबंधित कानून के मामले में नियमगिरी जैसे ही उड़ीसा के ही जगत सिंहपुर जिले में दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को की असफल इस्पात परियोजना और पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स का नैनो संयंत्र, जिसे बाद में गुजरात के सानंद में स्थानांतरित कर दिया गया था, के साथ जमीन के अधिकार के मामले में आंदोलनों की जीत के रूप में देखा जाता है।
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के कारण ऐसा जजमेंट देखने को मिला, जिसे आज बहुत हद तक शिथिल कर दिया गया है। इन कानूनों को जो मैंने अपने कई वीडियो में स्पष्ट भी किया हूँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों को वन भूमि पर खेती करने, लकड़ी के अलावा अन्य लघु वन उपज का संग्रह और इस्तेमाल करने, चारागाह, भूमि और जल निकायों का सामुदायिक वन अधिकार के रूप में उपयोग करने, अपने वनों की रक्षा और प्रबंध करने का अधिकार देता है। ग्राम सभा की मंजूरी के बिना जंगलों में कोई भी परियोजना नहीं चलाई जा सकती है। नियमगिरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर आधारित था। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के बदले लाया गया, जिसमें मुआवजे की राशि को औसत से 2 से 4 गुना तक बढ़ा दिया गया। साथ ही परियोजना के मामले में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और 80% भूस्वामियों की सहमति और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में 70% की सहमति आवश्यक की गई। नए कानून को उद्योग और राज्य सरकारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद एक अध्यादेश के माध्यम से रक्षा, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक गलियारों जैसी कुछ श्रेणियों की परियोजनाओं को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और 70-80% की सहमति क्लॉज से छूट देने की कोशिश की गई थी, लेकिन व्यापक आलोचना के बाद सरकार ने अध्यादेश को समाप्त होने देने का फैसला किया। इस बीच कई राज्य सरकारों ने उद्योगों के पक्ष में लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन भी किए हैं। उसे एक और वीडियो में मैं डिटेल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ बता दूंगा। जयराम रमेश, जिनके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के कार्यकाल में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पारित किया गया था, ने स्पष्ट किया था कि भूमि अधिग्रहण को उन लोगों के लिए अधिक न्याय संगत बनाया गया है जो इससे प्रभावित होंगे और अधिक लोकतांत्रिक भी होंगे। जयराम रमेश उस समय पर्यावरण मंत्रालय के शीर्ष पर थे जब सक्सेना की अध्यक्षता वाले एक पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उसने नियमगिरी खनन परियोजना के लिए चरणबद्ध द्वितीय वन मंजूरी को खारिज कर दिया था। नियमगिरी आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाले कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंता कहते हैं कि विकास का मतलब जनजातियों के लिए विस्थापन नहीं होना चाहिए। हम यह नहीं कह सकते कि विकास उन्हें जंगल से बाहर ला रहा है। यह उसकी संस्कृति और आजीविका प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए। सरकार को उन्हें वन उपज के प्रसंस्करण और विपणन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। डोंगरिया कोंद आदिवासी सिकाका कहते हैं कि हमारे लिए विकास हमारी पहाड़ियाँ, नदियों और जंगल की रक्षा करने में सक्षम होना है, और आगे कहते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह उनकी सहमति से होना चाहिए और शर्तों के साथ नहीं आना चाहिए। वैसे भी भारत जैसे देश में जहां लाखों लोगों को उस ज़मीन पर अधिकार से वंचित कर दिया गया है जिस पर उनके परिवार पीढ़ियों से रह रहे हैं और जिस पर निर्भर है, यह कहना मूर्खता होगी कि किसी भी कीमत पर आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संक्षेप में नियमगिरी मामला को अगर समझना चाहें तो नियमगिरी दक्षिण उड़ीसा के रायगढ़ा और कालाहांडी जिलों में एक पहाड़ी श्रृंखला है। ओएमसी यानी ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से रिफाइनरी के लिए नियमगिरी पहाड़ियों से एल्युमिनियम के लिए कच्चा माल बॉक्साइट प्राप्त करने के वेदांता के प्रयासों को नियमगिरी में 110 से अधिक गांवों के गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा। नियमगिरी के मुख्य निवासियों में कुठिया गोंद और डोंगरिया गोंद नामक 2 जनजातियां हैं जो मानते हैं कि पहाड़ियां उनके देवता नियम राजा का घर है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में खनन परियोजना के लिए चरण 2 के वन मंजूरी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार स्थानीय लोगों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई थी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने 18 अप्रैल 2013 को फैसला सुनाया कि मंजूरी केवल तभी दी जा सकती है जब ग्राम सभा या ग्राम परिषदें खनन परियोजना के लिए सहमत हों। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। राज्य सरकार द्वारा चयनित सभी 12 गांवों ने परियोजना के खिलाफ मतदान किया और 2016 में नए सिरे से ग्राम सभा आयोजित करने की उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अभी भी एक दूर का ही स्वप्न है वहाँ पर। एक शोध रिपोर्ट के अनुसार 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज भी वहाँ सड़कें नहीं हैं, पगडंडियाँ हैं, घर और पानी का स्रोत प्राकृतिक है, पैदल ही मुख्य साधन है यहाँ से वहाँ जाने का। झरनों से पटा पूरा इलाका प्रकृति की गोद में खिलखिला रहा है। घने जंगल से घिरे गांव तक जाने वाली 100 मीटर की दूरी पर एक नवनिर्मित कंक्रीट सड़क है। यहाँ 2 पंक्तियों में लगभग 25 घर बने हैं। सभी घर टिन की छतों से ढके हुए हैं। झरने के पानी का उपयोग स्नान और अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कुछ गाँव में 1% से भी कम है। गांव में कोई भी स्कूल या आंगनवाड़ी कई गांव में नहीं है। वे ज़्यादातर पारंपरिक जड़ी बूटियों पर निर्भर हैं और कोई स्वास्थ्य देखभाल केंद्र आसपास नहीं है। पुलडुमेर, कुणांकाडू, ताड़ीझोला और लखपदर उन 12 गांवों में से हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी। नियमगिरी पहाड़ियों के डोंगरिया कोंड 4 सामुदायिक ब्लॉकों में रहते हैं। रायगढ़ में मुनिगुड़ा, रायगढ़ और कल्याण सिंहपुर और कालाहांडी ज़िले में लांजीगढ़ ब्लॉक। उनमें से अधिकांश रायगढ़ ज़िले में रहते हैं क्योंकि नियमगिरी की अधिकांश पहाड़ियाँ रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत आती है। इन गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, सड़कें, परिवहन सेवाएं, बाजार आदि जैसे सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं बहुत सीमित हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उड़ीसा के एक आधारभूत सर्वेक्षण से पता चलता है कि रायगढ़ ज़िले में डोंगरिया कोंड आदिवासी 98 गाँव में रहते हैं। इनमें से केवल 31 गाँव में स्कूल है जबकि 28 गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र हैं। केवल 16 गांव मोटर योग्य सड़कों से जुड़े हैं। सर्वेक्षण के अनुसार डोंगरिया कोंड में साक्षरता दर 29% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 24.5 है तो महिला साक्षरता दर 15.9 है। डोंगरिया कोंड अपनी आजीविका के लिए स्थानांतरित खेती या झूम खेती और लघु वन उत्पादों के संग्रह पर निर्भर है। उन्होंने अभी भी अपने जीवन के अनूठे तरीके को बरकरार रखा है, अपनी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं को बनाए रखा है जो जाति समाज से अलग है। डोंगरिया कोंड के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक कार्यकर्ता ने कहा कि पहले वे चुनाव में भाग नहीं लेते थे और पुलिस और न्यायपालिका प्रणाली से अनजान थे क्योंकि यह प्रणाली उन तक नहीं पहुंची थी। आज भी वहां न सड़कें और न कनेक्टिविटी थी, न स्कूल और आंगनबाड़ी। हालांकि वेदांता के नियमगिरी आने के बाद उन्होंने विरोध किया और पुलिस, न्यायपालिका और बाहरी समाज के सीधे संपर्क में आ गए। डोंगरिया कोंड के नेता और नियमगिरी सुरक्षा समिति के अध्यक्ष लाडा सिकाका ने खनन और उसके बाद के जीवन पर कहा कि अब तक उन्होंने वेदांता को अपनी पवित्र भूमि पर खनन करने की अनुमति नहीं दी और उन्हें उम्मीद है कि अगली पीढ़ी अपनी भूमि को बचाकर रहेगी। उन्होंने कहा, हम पीढ़ियों से इस जंगल में रह रहे हैं। यह हमारी माता है जो हमें भोजन, जीवन और पानी देती है। अगर कंपनी हमें विस्थापित कर देगी तो हम मर जाएंगे। यदि हमारी माता ही मिट जाएगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे। सिकाका ने कहा कि जब से कंपनी इस क्षेत्र में आई है उनका संघर्ष दुगुना हुआ है, लेकिन हम लड़े हैं और हम जीते। कंपनी ने आकर हमारे पवित्र स्थान के पास कुछ काम शुरू किया था जहां हम नियम राजा, नियम भगवान की पूजा करते हैं और हमारे पास इसका कड़ा विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। समुदाय अभी भी कंपनी द्वारा उनकी पवित्र पहाड़ी पर कब्जा करने की संभावना को लेकर चिंतित है। वेदांता परियोजना के खिलाफ संगठित होने और उससे उत्पन्न उथल पुथल और अनिश्चितता का मतलब था कि उन्हें अपने दैनिक गतिविधियों से समय निकालना पड़ा। 9 अगस्त को जब पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही थी तो नियमगिरी हिल के डोंगरिया कोंड और उनके समर्थकों को एक उत्सव और विरोध सभा में भाग लेने से रोकने के लिए उड़ीसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन पर UAPA लगा दिया। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए उनमें लाडा सिकाका, द्रेजू कुर्सका, मनु सिकाका और सांबा हुईका सभी डोंगरिया कोंड समुदाय से और उनके समर्थक लिंगराज आज़ाद और उपेंद्र बाग और लेनिन कुमार शामिल हैं। एक कार्यकर्ता और नियमगिरी सुरक्षा समिति के नेता लिंगराज आज़ाद ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस से ठीक पहले 2 डोंगरिया कोंड युवकों को तब उठाया गया जब वे खरीदारी करके घर जा रहे थे। 4 या 5 दिनों के विरोध के बाद ग्रामीणों को पता चला कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्होंने शुरू में इस मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था। आखिरकार उन्होंने एक युवक को रिहा कर दिया जबकि दूसरे पर बलात्कार के मामले में आरोप लगाया गया। हैरानी की बात यह है
कि न तो उन्हें और न ही किसी और को यह पता है कि घटना कब हुई और थाने में एफआईआर दर्ज कब कराई गई। लिंगराज आज़ाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने निर्दोष ढोंगरिया गोंड और उनके समर्थकों को झूठे आरोपों के तहत फंसाया और उन्हें चुप कराने की कोशिश करने के लिए कठोर यूएपीए का इस्तेमाल किया। उन्होंने 20 से अधिक लोगों की गिनती की है जिन्हें पुलिस ने झूठा फंसाया है। लाडा सिकाका के अनुसार पुलिस निगरानी और हिंसा तभी शुरू हुई जब वेदांता ने लांजीगढ़ आकर उनकी ज़मीन पर खनन का प्रस्ताव रखा। उसे पुलिस द्वारा विभिन्न आरोपों के तहत 3 बार गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में वह नहीं जानता। बात साफ है कि पुलिसिया कार्रवाई से डर का माहौल बनाकर आदिवासियों को कमज़ोर करने का प्रयास लगातार जारी है। देश के हम आदिवासियों को उनके आंदोलनों को सार्थक समर्थन करने की आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय एकता इन कॉरपोरेट सरकारों के इरादों को नाकाम कर सकती है। अभी के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।